जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि मैंने आपको कहाँ तक बताया था, एक्सपेंडिचर तक हो गया था ना। एक्सपेंडिचर का हिंदी मैंने क्या बताया था, व्यय। क्या होता है, व्यय होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट होता क्या है? तो कह रहा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि रेवेन्यू को भी आय के ही नाम से जाना जाता है। या तो आप इनकम बोलिए या रेवेन्यू बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि इनकम जो है, रेवेन्यू को भी हम इनकम के ही श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू का पूरा अमाउंट है, ओवर एक्सपेंस यानी कि खर्च का टोटल, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि आपका कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ, अगर उसी का जो शेष आपका बीच का जो पैसा बचा हुआ है, उसी को हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट क्या होता है, जैसे एक खरीदा आपने 150 रुपए में, 150 रुपए अपनी खरीदा, प्रोडक्ट था 150 रुपए में, और आपने 160 रुपए में बेच दिए, तो 10 रुपए आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 10 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेन, गेन होता है, गेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट ही गेन कहलाता है, जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे कि सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, एप्रिसिएशन ऑफ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इट। मतलब कह रहा है कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट ही क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। कोई आपने एक ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ जिसमें अगर हमको कुछ प्रॉफिट हुआ, वही हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, जो आकस्मिक प्राप्त, जो क्या हो, आप आकस्मिक प्राप्त हो। और जैसे कह रहा है कि सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे हम कोई फिक्स एसेट्स को क्या किया हो, मैंने सेल किया हो। या विनिंग ऑफ कोर्ट केस, कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और उसको मैं अचानक से मैंने क्या कर लिया हो, जीत लिया हो। और फिर कह रहा है कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि किसी वैल्यू पे अगर मूल्यह्रास हो रहा हो, एप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। फिर अगला कह रहा है लॉस, लॉस को हिंदी में बोलते हैं हानि। एक होता है प्रॉफिट और एक होता है आपका लॉस। तो कह रहा है कि लॉस होता क्या है, तो कह रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। कह रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का जो अमाउंट होता है, वो रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही उस बिजनेस का क्या कहलाता है, लॉस अमाउंट कहलाता है। जैसे कमाया मैंने 110 रुपया, ठीक है, और खर्च कर दिया मैंने 160 रुपये, कितने रुपया लॉस हुआ, 50 रुपया। वही 50 रुपया हमारे लिए क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। वही हमारे बिजनेस का लॉस होगा। और कमाया खरीदा मैंने 150 रुपये में, और बेच दिया मैंने 160 रुपये में, तो भी 10 रुपये हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। और डिस्काउंट ऐसा शब्द है, लेना सब कोई चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता है। सही है कि गलत है? जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और पूछते हैं ये सामान कितने रुपए का है, तो कहता है 100 रुपए का, क्या नहीं 70 रुपए में दे दीजिए, तो उसको हम डिस्काउंट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब होता है क्या, छूट। और बिजनेस में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है डिस्काउंट का। कह रहा है कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, जैसे किसी गुड्स में किसी गुड्स की प्राइस में अगर हम कोई छूट करवा रहे हैं, कोई कटौती करवा रहे हैं, तो उसी को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। और कह रहा है कि डिस्काउंट मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का डिस्काउंट होता है, जिसमें पहला दिया है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा दिया है कैश डिस्काउंट। अब दोनों में क्या अंतर है, तो पहला बताया जा रहा है ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में करे कि प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है। और यह डिस्काउंट प्राय एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो कह रहा है कि प्राय बिजनेसमैन के लिए होता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, सेल्स को बढ़ावा देना होता है। इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है। जैसे कह रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होगा, जो तैयार कर रहा है, जो किसी गुड्स को उत्पादन कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, मैन्युफैक्चरर होगा।
वो मैन्युफैक्चरर सेल करता है किसको? होलसेलर को, और होलसेलर सेल करता है किसको? रिटेलर। तो इसमें जो ऑप्शन आता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर कुछ डिस्काउंट करके बेचा किसको? होलसेलर को। होलसेलर कुछ डिस्काउंट देगा किसको? रिटेलर को। तब रिटेलर के माध्यम से जो कंज्यूमर खरीदेगा उसको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। मतलब इस प्रकार के डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि एक बिजनेस में यूज होता है और एक बिजनेसमैन के लिए होता है, और ये फिक्स परसेंटेज के आधार पे होता है। ऐसा नहीं कि जितना आप मर्जी करे उतना आप डिस्काउंट दे, मतलब ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को डिस्काउंट दे रहा है तो जितना मर्जी उतना डिस्काउंट वो प्रोवाइड कर देगा, ऐसा नहीं। उसका एक क्या होता है? फिक्स परसेंटेज होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है क्या करेगा, होलसेलर को कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहता है, वो एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। और वही होलसेलर अगर रिटेलर को भी डिस्काउंट दे रहा है तो उसका भी एक फिक्स परसेंटेज होता है। आप एक बात बताइए, 10 रुपए का लाइफ बॉय साबुन हम खरीदते हैं, तो क्या हम खरीद करके लेके आए 10 रुपए में और रिटेलर को हम 5 रुपए में सेल कर देंगे क्या? उसका भी कुछ होगा ना कि हमको कुछ। अब एक चीज समझिए, जब तक हम डिस्काउंट नहीं देंगे तब तक हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बोलिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे होते हैं, होलसेलर भी बहुत सारे होते हैं, और रिटेलर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जहां जिसको डिस्काउंट अच्छा मिलता है वहां जाकर के वो माल क्या कर लेता है? परचेज कर लेता है। डिस्काउंट प्रायः सभी बिजनेसमैनों को दिया जाता है, डिपेंड ये करता है कि कस्टमर को बेचते समय कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डिस्काउंट तो सबको मिलता है। तो जैसे मैन्युफैक्चरर अगर कोई प्रोडक्ट को तैयार किया तो उसका कुछ लागत लगा होगा, उस लागत को जोड़ करके इससे क्या करेगा? अपना होलसेलर से बताएगा। होलसेलर अगर कुछ कम पैसा भी देता है, चाहे वो क्या करेगा, वो जितना भी पैसा का उसका अमाउंट होगा उसमें से वो कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट बता देगा, ताकि होलसेलर यहाँ से सामान खरीदना प्रारंभ करे, जिससे कि उसका बिजनेस क्या हो, अच्छे से ग्रो करे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये डिस्काउंट दिया जाता है जिसका प्रमुख उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, सेल्स को बढ़ावा देना होता है। आप खुद सोचिए, ये सब कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में, तो अगर रिटेलर को होलसेलर डिस्काउंट नहीं देगा तो रिटेलर चाहेगा तो किसी और से भी सामान खरीद सकता है। सही है? अगर होलसेलर मैन्युफैक्चरर से डिस्काउंट नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? क्योंकि डिपेंडेंट हो मैन्युफैक्चरर पे। अगर ये मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा है तो वो किसी और मैन्युफैक्चरर से अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिससे कि उसको अच्छा प्रॉफिट हो सके, जिससे कि उसको अच्छा डिस्काउंट हो सके। हो गया है, लेते आइए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। मतलब मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट दिया किसको? होलसेलर को। होलसेलर डिस्काउंट दिया किसको? रिटेलर को। अब रिटेलर अपनी कंज्यूमर को बेचने के लिए, अपनी कंज्यूमर को मतलब क्या करने के लिए, सामान अगर वो बेचता है तो कितना डिस्काउंट देता है, ये डिपेंड करता है किस पे? रिटेलर। ठीक है ना? तो ये एक फिक्स परसेंटेज के बेस पे दिया जाता है कि अगर 10% है तो यही 10% इसको भी मिलेगा और यही 10% इसको भी। अब ऐसा नहीं कि बहुत करीब है, ये मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तो इसको 10% मिलेगा और इसको 15% मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है कि अगर मैन्युफैक्चरर इसको 10% दे रहा है तो होलसेलर भी रिटेलर को कितना देगा? 10% ही देगा। तो यहाँ पे लिखा है इसका इसका मुख्य उद्देश्य इसको प्रमोट करना होता है, और यह डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। तो पहला डिस्काउंट मैंने आपको बताया किसके बारे में? ट्रेड के बारे में। अगला जो डिस्काउंट है वो है आपका क्या? कैश डिस्काउंट। ठीक है, जो नगद डिस्काउंट होती है। यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है, इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका कैश डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट का मतलब कह रहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए आप अपने बिजनेस से निकाल करके और किसी को आपने क्या कर दिया कि 20,000 रुपया उसको दे दिया। कितना दे दिया? 20,000 रुपया आपने उसको दे दिया। आपने तो अपना बिजनेस से निकाल करके उसको दे दिया, लेकिन वो पैसा देगा तभी तो वो पैसा आपका होगा, वो पैसा तो उसका है। लेकिन मान के चलिए कि जब आप मांगने जा रहे हैं तो कह रहा है नहीं यार थोड़ा सा वेट करो, कुछ महीने वेट करो, फिर मैं आपको पैसा रिटर्न करूंगा। तो वो खुद से बोल भी नहीं पा रहे कि कुछ डिस्काउंट अगर करते तो हम तुम्हारा पैसा ला करके वापस कर देते, और आप भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो टाइम देकर के आपका डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और पैसा है कितना? 20,000 रुपये। एक बिजनेस में एक छोटे व्यक्तियों को 20,000 रुपया दे चुका है और वो टाइमली कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, रीजन ये है कि उसको कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है।
अगर उसको 20,000 रुपया लेना है तो ये कहेगा कि चलो ठीक है भैया, तुमको 20,000 रुपया देना था, तुम टाइमली नहीं दे पा रहे हो, चलो तुम्हारे जो जितना मैंने तुमको पैसा दिया था उसमें 1,000 रुपया कम ही देना और जल्दी से ला करके हमको रिटर्न कर दो। तो एक तो समय से पहले पैसा भी रिफंड हो गया आपका और टाइम से रिटर्न भी हो गया और उसके लिए कुछ डिस्काउंट भी मिल गया, तो वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। मतलब नगद डिस्काउंट आपने ले लिया। मान के चलिए कि आप जब तक डिस्काउंट नहीं करते वो पैसा आपको वापस नहीं करता, आपने कुछ पैसे को डिस्काउंट कर दिया, वो पैसा ला करके आपका तुरंत का तुरंत दे करके चला गया, तो उसके लिए भी प्रॉफिट हो गया और आपके लिए भी प्रॉफिट है। मान के चलिए कि समय से पहले आपका पैसा आ गया, वही पैसा अगर आप किसी और को दे देंगे तो इंटरेस्ट आप कमा लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उसको भी हम एक प्रकार का डिस्काउंट बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारा डिस्काउंट होता है। अगला आता है बाउचर। क्या आता है? बाउचर। और बाउचर के बारे में हमको समझना है, बाउचर का हिंदी होता है प्रमाणक। क्या होता है? प्रमाणक। यहाँ पे बाउचर के बारे में बताया जा रहा है कि किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? बाउचर कहते हैं। किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो इसके पहले तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाया है। क्या होता है ट्रांजेक्शन? लेन देन, ऐसे बोल देंगे लेन देन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जो एंटिटी के बीच में जो लेन देन होता है उसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम ट्रांजेक्शन के नाम से बोलते हैं। और ट्रांजेक्शन दो व्यक्तियों के बीच में ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं। जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, चालान हो गया, रिसिप्ट हो गया इत्यादि। जैसे मान के चलिए आपने किसी को 10,000 रुपया पैसा दिया था और वो पैसा आपको रिफंड करने आ रहा है, तो आप पा रहे हैं ना? आप पा रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है? कैश आपके पास रिसीव हो रहा है, कैश आपके पास प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम किस बाउचर में एंट्री करेंगे? रिसिप्ट बाउचर में एंट्री करेंगे। फिर अगला क्या दिया है? जैसे कैश मेमो हो गया, जैसे कैश मेमो भी एक प्रकार का बनता है, वो भी एक प्रकार के बाउचर में आते हैं। इनवॉइस हो गया, अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एक इनवॉइस की प्रति हमको मिलती है कि आपने कितना प्रोडक्ट क्या रुपए का खरीदा है, उस पर कितना परसेंट जीएसटी लगा है, ठीक है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या है, वो पूरा आपका डिटेल लिखा रहता है, जीएसटी क्या परसेंट है, कितना अमाउंट आपने पे किया है, वो सारा का सारा आपका इनवॉइस में मेंशन रहता है। चालान है, चालान भी एक प्रकार का आपका क्या होता है? इनवॉइस होता है। ये सब इनवॉइस के प्रकार है, सॉरी ये सब वाउचर के प्रकार है। अगला आता है गुड्स। क्या आता है? गुड्स। और गुड्स को हिंदी में बोला जाता है क्या? वस्तु। ठीक है, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर होता है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु तो बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसकी बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाती है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा सा दुकान किया और उस दुकान में मैंने केवल लैपटॉप ला करके रख दिए, अलग अलग कंपनियों का, डेल कंपनी का, एचपी कंपनी का, एसर कंपनी का, लेनोवो कंपनी का, ऐसे तमाम प्रकार की कंपनियों का मैंने अपनी दुकान में ला करके वो लैपटॉप ला करके रख दिया। उसका मेन उद्देश्य क्या है? सेल करना। जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो जैसे हमारे अगर दुकान का अगर गुड्स पूछा जाए तो गुड्स का नाम क्या होगा? लैपटॉप होगा, क्योंकि हमारी दुकान में और भी तो कुछ है नहीं, केवल लैपटॉप ही रखा हुआ है। और किस लिए हम रखें? सेल करने के लिए रखें। तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे सामान को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में गुड्स के नाम से जानते हैं। जिसका कह रहा है कि जिसका उद्देश्य होता है पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई कोई भी वस्तु। मतलब अगर आप 25 पीस लैपटॉप रख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपने बिजनेस किया तो बिजनेस में आपने लैपटॉप को सेल करेंगे ही करेंगे। तो वो सेल करने के पर्पज से अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसा खरीदते हैं जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, वही प्रोडक्ट हमारे लिए गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अगला आता है आपका ड्राइंग। और ड्राइंग का हिंदी क्या होता है? इसमें कला नहीं होता है, इसमें होता है निजी खर्च, जिसको आहरण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? आहरण बोला जाता है। और ये ड्राइंग किसके लिए होता है? तो जो व्यापार का प्रोप्राइटर होता है, जो व्यापार का मालिक होता है, उसके लिए होता है। देखिए ड्राइंग के बारे में यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किए जाने वाले निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। बिजनेस के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग मालिक की पूंजी को क्या करता है? समझ में आ रहा है ना?
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह भी मालिक का ड्राइंग कहलाता है। अरे कोई जरूरी है कि मान के चलिए कि जैसे मैंने लैपटॉप का बिजनेस मैंने किया और लैपटॉप का सेल मैंने किया, उसमें से 5,000 रुपया लेकर के और कुछ अपने मैंने पर्सनल यूज के लिए मैंने खर्चा कर दिया, तो आखिर हमारे बिजनेस से ही तो गया। तो हमारे बिजनेस से जब जा रहा है तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। तो मान के चलिए कि मैंने 5,000 अपने बिजनेस से निकाल लिया, कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने खर्चा कर लिया, तो वैसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। एक प्रकार का हमारा एक्सपेंस तो है लेकिन उसको हम ड्राइंग बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि व्यापार का मालिक वो निधि खर्च कर रहा है, इसलिए हम उसको ड्राइंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में आहरण के नाम से जाना जाता है। और एक चीज बताइए, जैसे मान के चलिए उनको लैपटॉप का प्रयोग अपनी लाइफ में करना है, तो लैपटॉप किसी और से न खरीद करके अपने ही लैपटॉप अपने ही यूज कर रहे हैं, निकाल लिए अपने बिजनेस से, वो दुकान में है या नहीं है, वो भी तो घट आएगा। एक लैपटॉप कम हुआ, अगर एक लैपटॉप बेचे तो पैसा मिलता, और एक लैपटॉप ही आपने ले लिया, आपने बिजनेस से अपने लिए पर्सनल यूज के लिए आपने निकाल लिया कि इसको बिजनेस में रखना ही नहीं है, इससे हम जो भी वर्किंग होगा अपना लेन देन वगैरह अपना सब यहीं से करेंगे, तो एक अलग से आपका क्या हो गया, उसमें से पूंजी आपका घटता है। तो जब भी व्यापार का मालिक अगर कोई अपना निजी खर्च के लिए या तो आप कोई पैसा निकालता हो या तो अपने बिजनेस से कोई प्रोडक्ट लेता हो, कोई गुड्स लेता हो, इस केस में उसका बिजनेस जो होता है वो लॉस में जाता है, प्रॉफिट में नहीं जाता। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? जैसे जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में परचेज के नाम से जानते हैं, जिसको क्रय भी बोल सकते हैं। क्रय और विक्रय पता है ना? क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो देखिए यहाँ पे परचेज के बारे में अगर बात किया था तो कह रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। और व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। मतलब कोई ऐसा व्यापारी है जिन्होंने, जैसे मान के चलिए कि हमको एक लैपटॉप की दुकान करना था, एक लैपटॉप की दुकान करना था, तो सिंपल सी बात है हम वहां जाएंगे जहां पे होलसेल रेट पे लैपटॉप की सेलिंग होता है, तभी तो हमको कुछ प्रॉफिट होगा। अब फुटकर वाले से जाके खरीदेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा? कुछ प्रॉफिट नहीं है। हम वहां चले जाएं जो होलसेल व्यापारी है, जो ज्यादा मात्रा में लैपटॉप को सेल कर रहा है, और वहीं से जाकर के हम किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और किसके लिए खरीद रहे हैं? अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस में सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को परचेज कहा जाता है, जिसको हम क्रय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या दिया है? सेल्स आता है। कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अभी देखिए परचेज के बारे में मैंने आपको बताया, चूंकि लैपटॉप आपने खरीदने गया किसके लिए? बिजनेस करने के लिए। तो खरीदने आप जा रहे हैं किसके पास? होलसेलर के पास। उससे आपने खरीद करके लेके आया, एक तो परचेज आपने कर लिया, अब अपनी व्यापार में लेके आ रहे हैं, तो किस लिए लेके आ रहे हैं? सेल करने के लिए, बेचने के लिए। वो प्रोडक्ट क्या करेंगे आप रख करके? तो बेचेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है, अगर आपके पूरे बिजनेस में केवल लैपटॉप ही है, आपकी दुकान में केवल लैपटॉप ही है, तो लैपटॉप का मेन उद्देश्य क्या है? सेल करना। अपने व्यापार में उसको लैपटॉप को आप सेल करेंगे और तब जाकर के आप उसे कुछ प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। वही बात इसमें कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगर हमारा व्यापार ये है कि हम लैपटॉप को सेल कर रहे हैं तो वही हमारे लिए क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है। अगला क्या दिया है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब 10 पीस मैंने लैपटॉप खरीदा और 2 पीस खराब हो गए, तो क्या कस्टमर को बेचेंगे? क्या कह रहा है देखिए, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। मान के चलिए हम अपने होलसेलर से बोल दिए जाकर के कि भैया ऐसा है कि हमको एक लैपटॉप का बिजनेस करना है और हमको आपकी दुकान से 40 पीस लैपटॉप की आवश्यकता है, तो क्या करेगा? 40 पीस लैपटॉप दे देगा, जो भी अमाउंट होगा उसका बना देगा एक रिसीप्ट और हमको प्रोवाइड करेगा, और फिर हम उसको पैसा पेमेंट करेंगे, और घर पे लेके आए तो पता ये चला कि उसमें से 2 लैपटॉप खराब हो गए। क्यों? बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है। एक चीज समझिए, परचेज आप किसी प्रोडक्ट को करते हैं मतलब करते हैं, उसमें जब तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक आप उसको रिटर्न नहीं करेंगे। अगर आप अपने होलसेलर के पास लेके जाएंगे तो भी चेक करके देखेगा ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, हो सके कि आप वैसे लेकर के आए,
तो वो चला करके चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आया। तो वही बातें इसमें कह रहा है कि यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो वह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। अरे मैंने लैपटॉप 40 पीस खरीदा और 2 पीस ला करके लैपटॉप मैंने वापस कर दिया क्योंकि वो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो हमारे पास लैपटॉप की संख्या कितना है टोटल? 38 पीस है ना, क्योंकि 2 पीस मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। परचेज किया था लेकिन किसी कारणवश मैंने वो 2 पीस ला करके रिटर्न कर दिया, वही हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। अब चलिए इसके बाद से आता है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न में बताया जा रहा है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। मान के चलिए आपने किसी को 10 पीस लैपटॉप बेच दिए। अरे 40 पीस आपने खरीद के लेके आया, 2 पीस आपने पहले ही रिटर्न कर दिया कि ये 2 पीस हमारा खराब है, तो भी आपके 10 पीस बचे हैं ना, उस सॉरी 38 पीस बचा हुआ है, उसमें से भी आपने किसी कस्टमर को 10 पीस क्या कर दिया? सेल कर दिया। वो आया आपकी दुकान में कि भैया ऐसा है कि हमको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, हमको 10 पीस लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप हमको दे दीजिए। तो आपने उसको 10 पीस लैपटॉप दे दिया, तो सेल करते समय आपने भी नहीं देखा और वो यूज किया, उसके बाद से ये कर रहा है कि मतलब उसमें से पुनः 2 पीस आपका लैपटॉप खराब निकल गया, तो पुनः खरीदा था आपसे और पुनः ला करके आपसे वापस कर रहा है, तो आपके लिए सेल्फ रिटर्न कहलाएगा, लेकिन उसके लिए क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा, क्योंकि सेल करने वाले आप हैं, व्यापारी आप हैं, आपसे वो खरीद के लेके गया है, इसलिए वो आपको वापस कर रहा है, यानी कि आपने उसको सेल किया था और सेल किया गया प्रोडक्ट आप वापस ले रहे हैं, तो 10 पीस का 10 पीस वापस नहीं ले रहे हैं, 2 ही पीस वापस ले रहे हैं ना, तो वो आपके लिए सेल्फ रिटर्न कहलाता है, लेकिन उसके लिए परचेज रिटर्न कहलाता है, क्योंकि आपने उसको सेल किया है, वो आपसे क्या किया है? खरीदा। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला आता है स्टॉक। क्या आता है? स्टॉक। करा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है, और ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है। जैसे 2 स्टॉक आता है, एक आपका ओपनिंग स्टॉक आता है और दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ओपनिंग का मतलब ये होता है कि मतलब अपने बिजनेस में मैंने कितना प्रोडक्ट लिया, कितने रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया और कितने रुपए का मतलब बिजनेस में अपने स्टॉक मैंने ला करके रखा, वो हमारा बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। बेचते गए, मान के चलिए कि आपने 10,000 रुपया लगाया अपने बिजनेस स्टार्ट करने में और बेचते गए 1 अप्रैल 2023 आपने जो है अपने बिजनेस में 10,000 रुपया आपने क्या किया? स्टॉक ला करके रख दिया। आप बेचते गए और जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 मार्च 2024 को, तो आपके बिजनेस में टोटल 2,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। तो सेल कितने रुपए का किया आपने? अरे 10,000 रुपए का आपने स्टॉक लेकर के आया और आप सेल करते गए, लास्ट में आपके पास 2,000 रुपए का बचा हुआ। कितना सेल हुआ? 8,000 सेल हुआ। तो जो सेल हो गया उसको हम नहीं बोलते, जो शेष 2,000 रुपए का बचा हुआ है वही आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब जैसे ही आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो वही ओपनिंग स्टॉक में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, बदल। वही बात इसमें कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस पे सेल के लिए रखा हो, जैसे कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपने खरीद के ला दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि कई बार पूरा अपने व्यवसाय में पूरा अपने दुकान में ला करके रख देंगे, उसमें से कुछ सैंपल आप रखते हैं और कुछ अपना गोडाउन में रखे रहते हैं। अगर ये खत्म हो जाएगा तब हम गोडाउन से कुछ सामान लेकर के आएंगे और उसी प्रोडक्ट को फिर अपनी दुकान में ला करके रखेंगे, तो फिर कस्टमर बिक्री करेगा, कस्टमर खरीदेगा तो फिर बीच बिक जाएगा, तो फिर हम ला करके अपना मतलब गोदाम से और दुकान में क्या कर लेंगे? भर लेंगे। तो उसको भी आपने बेचने के लिए रखा है, लेकिन उसका लोकेशन क्या है? अलग। उसको आपने गोडाउन पे रखा है और जो प्रॉपर आपको सेल करना है उसको आपने दुकान पे रखा है। मतलब जब दुकान से कंप्लीटली बिक जाएगा तब आप दूसरा प्रोडक्ट, उसी का प्रोडक्ट आप अपने गोदाम से लेके आएंगे, दुकान में रखेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। आप पूरा गोदाम और ला करके आप दुकान में भर दीजिए, कोई कहेगा दुकान है? बोलिए, कोई दुकान कहेगा? और वही आप अगर दुकान को सजा करके रखते हैं, वो प्रोडक्ट सारा आपके गोदाम में रखा हुआ है, लेकिन वो तब आएगा गोदाम से जब सेल कर देंगे तब। सैंपल के लिए आप कुछ दुकान में रख लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ अगर ज्यादा मात्रा में सेल करना होता है तो उसको गोदाम से ही ले जाकर के आप देते हैं, तो वही आपका स्टॉक कहलाता है, जो इन फ्यूचर में भविष्य में आपका दुकान से रखा हुआ सामान जब क्या हो जाए? पूरा बिक जाए, फिर उसके बाद से आप गोदाम से ला करके उसमें रखते हैं, तो उसको हम अनसोल्ड बोलते हैं। जो बेचने के लिए तो रखा हुआ है लेकिन उसका लोकेशन अलग है, गोदाम में मैंने उसको रखा हुआ है।
ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देना।